नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे को लेकर मीडिया से चर्चा कर जानकारी दी कि वे दिल्ली जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सभी राजदूतों से चर्चा होगी। तो वहीं 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जबरदस्त तरीके से होगा। सीएम ने कहा कि युवा, गरीब, बेरोजगार के लिए हमारी विश्व स्तर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और ये बड़े उद्योगपति आएंगे और निवेश करेंगे। हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में निवेश की संभावना है। आज यहां से दिल्ली जाकर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सभी राजदूतों के साथ मिलकर के विस्तार से उनकी बात करने वाला हूं और उम्मीद करेंगे आप और हम सब मिलकर के 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट धूमधाम से मनाएंगे और मूल भाव अधिकांश युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए ये हमारी विश्व स्तर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका निभाएगी। बड़े पैमाने पर उद्योगपति आएंगे, उद्योग लगाएंगे, सभी प्रकार के क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावना रहेगी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूं, सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लगातार काम करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। छत्तीसगढ़ के राजिम में राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ की पहचान के रूप में सामने आता है और माघ पूर्णिमा इसकी शुरुआत हुई है, जो कि महाशिवरात्रि तक चलेगी और इसे नए सिरे से राजिम कुंभ कल्प नाम दिया गया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की एक पहचान के रूप में उभर कर सामने आएगी। राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ की एक पहचान के रूप में हो रहा है। हमारी सरकार ने ये प्रारंभ किया था और इस बार फिर नए सिरे से हमने राजीव कल्प कुंभ का नाम दिया है। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े साधु संत महात्मा आएंगे और सारी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन ने दुरुस्त की है और निश्चित रूप से एक भव्य कुंभ का आयोजन राजिम में होने वाला है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर को छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू की टीम ने दफ्तर बुलाया। मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जांच का विषय होता है और जिस किसी के पास भी जांच से संबंधित जानकारी हो उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ये एक प्रक्रिया है, किसी को भी बुलाया जा सकता है। देखिए, जांच एजेंसियां जिन जिन से कुछ तथ्य मिल सकते हैं शराब घोटाले से संबंधित, किसी भी घटना से संबंधित, तो उन्हें पूछताछ के लिए निश्चित रूप से और स्वाभाविक रूप से बुलाते हैं। तो जाकर जो तथ्य है एजेंसी के पास, उसके आधार पर उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये तो जांच का एक हिस्सा है। इसमें किसी को भी बुलाया जा सकता है जिनके पास कोई जानकारी हो उस मामले से। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में 9 फरवरी को सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए बड़े ऑपरेशन में 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं और इस अभियान में कई हथियार बरामद किए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे 2 वीर जवान शहीद हुए और 5 जवान घायल भी हुए। तो वहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा घायल जवानों से मिलने निजी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जवानों का हाल जाना और उनके अदम्य साहस की सराहना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी वीरता और समर्पण से ही प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिल रही है। पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए और कहा कि सरकार उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित करेगी। तो देखिए, रायपुर से ये खबर है और यहां पर दरअसल नक्सली और हमारे जो जवान हैं उनके बीच में यहां मुठभेड़ हुई, जिसमें जवान जो हैं वो भी घायल हो गए और अब घायल जो जवान हैं उनसे यहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और आपको बताते चले कि उनका हालचाल भी जानने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और उनसे बातचीत उन्होंने किया और घायल जवानों के बेहतर इलाज के लिए यहां पर निर्देश भी दिए हैं।
राजभवन में आज राज्यपाल रमेन डेका से बॉडी बिल्डर्स के विश्व और एशिया चैंपियनशिप में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों ने सौजन्य भेंट की है। इस दौरान अंबिकापुर के श्री अशोक बेहरा ने बॉडी बिल्डर के वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। तो वहीं साउथ एशिया चैंपियनशिप में बिलासपुर के आनंद राव ने रजत पदक प्राप्त किया है। राज्यपाल ने इन खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के बारे में भी चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के पवित्र त्रिवेणी संगम राजिम के तट पर आयोजित राजिम कुंभ कल्प का पिछले दिनों भव्य शुभारंभ हुआ। इस 15 दिवसीय आयोजनों के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मेले के शुभारंभ पर राज्यपाल सहित साधु संतों और अतिथियों ने भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिसमें श्रद्धालु और पर्यटक भाग लेकर आत्मिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कुंभ कल्प के सफल आयोजन की कामना की। तो राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को देखिए यहां पर कुंभ कल्प की शुभकामनाएं भी दी है और यहां पर वो आए और इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और साथ ही साथ उनका स्वागत किया गया और राज्यपाल ने इस दौरान आरती भी की और जो कल्पवासी हैं उनको शुभकामनाएं भी दिया है उन्होंने। और राज्यपाल जो रमन डेका जो है यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत आज छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रिमंडल, विधायक और नेतागण महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान सभी नेता एक साथ राजधानी रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए और प्रयागराज में डुबकी लगाते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि इस दौरान प्रयागराज में ई बस में सफर किया और आस्था के रंग में डूबे हुए भजन गाते हुए भी नजर आए और सफर का आनंद लिया। छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की मां गंगा मैया से। और देखिए अब प्रयागराज में लगातार जो नेताओं का भी यहां पर जाने का जो तांता लगा हुआ है। अब इस बीच विष्णुदेव साय जो हैं वो भी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ। यहां पर उन्होंने त्रिवेणी घाट में मां गंगा में यहां पर उन्होंने डुबकी लगाई है और साथ ही साथ यहां पर मां गंगा से पूरे प्रदेशवासियों की खुशहाली की उन्होंने कामना की। नगर निगम चुनाव में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार औसत मतदान प्रतिशत से 15% अधिक या कम मतदान वाले मतदान केंद्रों की बुधवार को विस्तृत समीक्षा की गई। ये समीक्षा पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर जिले की प्रेक्षक दिव्या गौतम की उपस्थिति में की गई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हुए। समीक्षा के दौरान कोंडागांव नगर के 4 मतदान केंद्रों में औसत से कम मतदान देखा गया। इन केंद्रों में तैनात पीठासीन अधिकारियों की डायरी की जांच की गई, लेकिन कोई भी गलती और अनियमितता नहीं पाई गई। वहीं केशकाल और फरसगांव के मतदान केंद्रों में औसत मतदान प्रतिशत से 15% अधिक या कम मतदान नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार यदि किसी मतदान केंद्र पर औसत से 15% अधिक या कम मतदान होता है तो उसकी विशेष समीक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया में पीठासीन अधिकारियों की रिपोर्ट, मतदान से जुड़े अन्य दस्तावेज और ईवीएम के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। समीक्षा बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया से अवगत कराया गया ताकि चुनावी पारदर्शिता बनी रहे। समीक्षा के दौरान प्रेक्षक ने यह स्पष्ट किया कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन जो है वो किया गया है। तो देखिए नगर निगम चुनाव की मतगणना के बाद यहां पर जो प्रेक्षक हैं उन्होंने यहां पर जांच की है और साथ ही साथ जो अनियमितता है उसको लेकर यहां पर जांच की गई है। लेकिन नगर निगम चुनाव में जो मतदान केंद्र की यहां पर दरअसल समीक्षा के दौरान ये जांच की गई है और प्रेक्षक दिव्या गौतम की उपस्थिति में ये समीक्षा की गई है और इस दौरान कोई भी जो वोटिंग में मतदान में कोई भी
अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी भी जो भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर समीक्षा की और जांचा कि कोई अनियमितता तो नहीं हुई है वोटिंग में। राजधानी रायपुर के अनुपम नगर में हुई डकैती मामले में आज आईजी अमरेश मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बताते चले कि डकैती की घटना को अंजाम देने वाले आधा दर्जन से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आपको ये भी बताते चले कि अनुपम नगर स्थित मकान में डकैती घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में नागपुर के 2 अंतर्राज्यीय आरोपी और एक महिला सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही सभी मसरूका को बरामद कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से डकैती की नकदी रकम जो है वो 59,50,000 सोने के आभूषण और घटना में उपयोग किए गए 2 कार को भी जब्त किया गया। जब्त मशरूका की कुल कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरा मामला जो है वो खमहाडी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो रायपुर से खबर है, यहां पर देखिए आरोपियों के हौसले जो हैं वो किस तरीके से बुलंद है और यहां पर पुलिस जो है उसको एक बड़ी उपलब्धि जो है, एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। आपको बताते चले कि यहां पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है और अनुपम नगर में दरअसल जो डकैती हुई थी उन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से 70 लाख की जो बरामदी लगभग बताई जा रही है कि जो उनके पास से बरामद हुए हैं वो सामान की जो कीमत लगभग 70 लाख यहां पर बताई जा रही है। देखिए उनके पास से कैश बरामद हुआ है और मोबाइल फोन जो है वो भी इन अपराधियों के, इन डकैत जो है इनके तरफ से यहां पर बरामद किया गया है और इनकी कीमत लगभग 70 लाख जो है वो पुलिस के द्वारा बताई जा रही है। अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है और जो भी इस पूरे मामले पर आगे की जो कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा वो लगातार की जाएगी। 11 तारीख को अनुपम नगर में हुए डकैती में रायपुर पुलिस को काफी बड़ी सफलता मिली है। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि 36 घंटे के अंदर उन्होंने 10 आरोपियों और करीब करीब संपूर्ण मसरूका को जब्त करने में सफलता पाई है। डकैती का उद्देश्य पारिवारिक पैसे को लेकर जो चिंता होती है, हिस्से की, विवाद नहीं बोलूंगा, हिस्से की चिंता थी। विक्टिम के एक सिस्टर ने अपने एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर मित्र के साथ मिलकर योजना बनाई थी और काफी अनोखी योजना थी जिसमें 3 लेयर्स पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग की गई। करने वाले जो 5 लोग थे, 2 नागपुर से, एक बिलासपुर से, नांदगांव और दुर्ग से, ये 5 लोग घर में घुसे थे। बाकी 5 लोग जो योजना के हिस्सा में थे उन्होंने रेकी करने में और उस दिन पुलिस टीम पे निगरानी रखने में, साथ ही साथ एंटी डिटेक्शन मेजर्स जो होते हैं, मोबाइल एक जगह इकट्ठा करके कहीं और मिसलीड करने के लिए बैठने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। घटना के तुरंत बाद करीब 6-7 घंटे के अंदर पैसे का बंटवारा हो चुका था और इनमें से एक आध आरोपी भागने के फिराक में थे जब तक पुलिस को लीड मिली और इनको पकड़ा जा सका। रायपुर में मेयर चुनाव के लिए मतदान से पहले फायरिंग हुई। राजधानी रायपुर के गोल बाजार थाना स्थित चिकनी मंदिर के पास एक युवक ने अपनी पिस्तौल से फायरिंग की। बताया गया कि विवाद के बाद अपनी देसी पिस्तौल से हवाई फायरिंग की गई। आपसी विवाद की वजह से यह फायरिंग की गई है। पूरा मामला गोल बाजार थाना क्षेत्र के। फिलहाल मामले पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से एक देसी पिस्तौल बरामद भी कर ली गई है। थाना गोल बाजार क्षेत्र में कल रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास पिस्टल से फायर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तारी किया गया है। थाना गोल बाजार क्षेत्र में कल कुछ का कार्यक्रम आयोजित था चिकनी मंदिर रोड पर। उसी दौरान लगभग 12:30 बजे के आसपास उसी गली में ऐसी सूचना मिली कि 2 लोग आकर वहां किसी एक व्यक्ति के द्वारा पिस्टल से गोली फायर किया गया। इस सूचना पर तत्काल शहर की पूरी टीम और एसएसयू की पूरी टीम मौके पर पहुंची। मौके के आसपास के अवलोकन उपरांत और पास में जो सीसीटीवी फुटेज
प्राप्त हुए उसके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि उसके दौरान ही उस गली में जाकर के काफी लोग उपस्थित थे। उसी दौरान 2 व्यक्तियों में से एक के द्वारा पिस्टल से 2 राउंड फायर किया गया। सीसीटीवी देखने के उपरांत 2 आरोपियों का चिन्हांकित किया गया और पुलिस पार्टी के द्वारा लगातार इसके संबंधित ठिकाने पर दबिश दिया जाकर के 12 घंटे के पूर्व ही इस अपराध में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर सैफुद्दीन उर्फ टप्पू और दूसरा मोहम्मद कलीम। ये दोनों मधापारा थाना क्षेत्र के निवासी हैं और लखुटी या फिर कबाड़ी या फिर इस प्रकार के काम करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य उसको लोगों में रौब जमाने का था, जिस पर 2 फायर किया गया। क्योंकि मामला फायर से जुड़ा हुआ था, पिस्टल से जुड़ा हुआ था, पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और थाना गोल बाजार में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 28 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की जा रही है। इसके विरुद्ध में और भी आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके पिस्टल की उपलब्धता या सप्लाई के संबंध में भी इनसे पूछताछ किया जाएगा। उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई। राजधानी रायपुर के संतोषी नगर में रहने वाले 3 बांग्लादेशी भाई इस्माइल, अकबर और साजन तीनों इराक जाने के लिए भारत आए हुए थे और तीनों का ठिकाना पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, जिसके बाद ये तीनों रायपुर आकर बस गए। मुंबई एटीएस की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पूरा मामला टिकारपारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। किया गया है। इनके पास जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनमें संदेह व्यक्त किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में इन तीनों को मुंबई से एटीएस के माध्यम से गिरफ्तार किया जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है। रायपुर माननीय न्यायालय से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ली गई है। सभी पहलुओं पर जांच के दौरान में दस्तावेज संकलित किए जाएंगे और पूछताछ किए जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में थाना टिकरापारा में धारा 318(4), 338, 341, 111 BNS और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ रह के क्या कर रहे थे, क्या करते थे और कब से रह रहे थे? यहाँ रह के क्या कर रहे थे? ये वर्तमान में 26 जनवरी 2025 को थाना टिकरापारा के संतोषी नगर मिश्राबाड़ा से छोड़ करके मुंबई और बाद में इराक भागने की तैयारी में थे। वहां भागने के पूर्व कबाड़ी का धंधा करते थे और तीनों भाई एक साथ में रहकर के निवास। ये जो दस्तावेज तैयार किए गए थे उसमें उन्होंने मदद की है, क्या उन पे भी कुछ आगे पूछताछ की जाएगी? क्योंकि इस पर जिसके द्वारा भी दस्तावेज फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने या फिर रुकवाने में जो मदद किए गए थे, अगर इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मिश्रा की कार दुर्घटना में मौत हो गई। ये दुर्घटना प्रयागराज से लौटते समय देर रात घटी, जिससे संगठन को अपूर्णीय क्षति हुई है। पंकज मिश्रा का योगदान मानवाधिकार संरक्षण में अभूतपूर्व था और उनकी अचानक मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लक्ष्मी नारायण खैरोनिया के कार्यालय में उनके साथियों के सहयोग से किया गया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने नम आंखों से पंकज मिश्रा श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण खैरोनिया ने एडवोकेट जगदीश रघुवंशी सहित अन्य प्रमुख नेता और उनके साथी उपस्थित रहे। चलिए अब छतरपुर की बात कर लेते हैं। छतरपुर पुलिस की ओर से अवैध हथियार के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है और उसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के निर्माण से जुड़े एक बड़े मामले में सफलता हासिल की है। एसपी अगम जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस ने बीते 2 महीने में सर्वाधिक 35 से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए हैं। तो वहीं बीती रात थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड क्रामक 2 में एक व्यक्ति के अवैध हथियार सहित होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदेही युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने युवक को एक अवैध 315
15 बोर के देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं जब आरोपी से बारीकी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि वो ग्राम बन्ने बुजुर्ग में अवैध हथियार फैक्ट्री का संचालन करता है और अवैध हथियार निर्माण करने के पश्चात प्रक्रिया का कार्य भी करता है। थाना कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए 2 सक्रिय देसी कट्टा और 1 12 बोर की अधि और 12 बोर की अधभनी बंदूक जो है और अवैध निर्माण में प्रयुक्त सामग्री सहित ड्रिल मशीन, 2 अधबने लोहे के चैम्बर, 2 बैरल और आरी फ्रेम और ब्लेड बरामद की गई है। अभियुक्त पूर्ण से अवैध हथियार फैक्ट्री संचालन का आरोपी है। अभियुक्त की ओर से छतरपुर जिले में कई अन्य लोगों को अवैध हथियार बेचना बताया गया है और जिनकी तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। पिछले 2 महीनों में 200 से अधिक अवैध हथियारों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कोतवाली अकेले में ही 35 से अधिक अवैध हथियार पकड़े गए हैं। उसी तारतम्य में कोतवाली की टीम जब चेकिंग कर रही थी और एक व्यक्ति विजेंद्र कुशवाहा जो कि बलेरा टीकमगढ़ का रहने वाला है, उसको जब उससे चेकिंग किया गया, उसके पास से एक कट्टा भी जब्त किया गया और सख्ती से जब पूछताछ की तो उसके पास से एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और उसमें जब छापामार कार्रवाई हुई तो 2 सक्रिय देसी कट्टे, 1 12 बोर की अवधि, 1 12 बोर अधबनी बंदूक और दुकनी जो भट्टी गर्म करने के लिए ड्रिल मशीन, 2 अधबने लोहे के चैम्बर, 2 बैरल, 5 बेंच से लगने वाली लकड़ी की प्लेट, नग लोहे की पट्टी, 4 ऐसी बहुत सारे सामान उपकरण उसमें बरामद किए गए हैं और इस प्रकार से एक और अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ये व्यक्ति कहाँ बेचता था इसके संबंध में विवेचना जारी है और जिनको बेचा होगा उनसे भी हथियार बरामद किए जाएंगे। खबर छतरपुर जिले से है, जहां से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। छतरपुर जिले के भगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सरकना गांव में एक युवक की लहूलुहान लाश मिली है। मृतक की पहचान राहुल सिंह बुंदेला के रूप में हुई है, जो पूरा पट्टी का निवासी था। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना बछेड़ी नदी के किनारे स्थित पुलिया के पास हुई, जहां राहुल की लाश बरामद की गई और उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने भगवा थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से बात की, जिन्होंने बताया कि हत्या के कारणों का अभी तक कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जांच जारी है। सूचना मिली है कि सरकना गांव के पहले नदी किनारे पुलिया पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। उसके बारे में जो पता किया तो ये पूरापट्टी गांव का रहने वाला एक राहुल राजा है, उसकी लाश पड़ी हुई है। प्रथम दृष्टया इसमें जो बॉडी को देखने पर इसमें गले में कुछ कट के निशान है। अभी एफएसएल की टीम टीकमगढ़ से आ गई है, उन्होंने भी इसकी निरीक्षण कर लिया है। बॉडी को अब हम लोग पीएम पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। आगे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा और जो कथनों के आधार पर हम लोग तहकीकात करेंगे, उसके बाद में हम आगे वो बता पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।